आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर से और उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए 31 नंबर, देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कृपया करके जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बाएं क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं दायां करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं ग्रह किसको कहा जाता है। देखिए तारों की परिक्रमा करने वाला प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, यह सूर्य से निकले हुए पिंड होते हैं। ये जो ग्रह होते हैं सूर्य से निकले हुए पिंड होते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए स्थान, लोग, वस्तुएं वो प्राकृतिक जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए वो जो है पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, पर्यावरण क्या अर्थ है? परि, परि का मतलब होता है जो हमारे चारों तरफ हो। ठीक है, या आवरण का अर्थ होता है जो हमें चारों ओर से घेरे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? जो भी इंग्लिश मीडियम से है वो इसको पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ सीक्वेंस दिया गया है, आप इधर देखिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है? चलिए हम 33 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? देखिए मेरे प्यारे साथियों, उसे हम रूढ़िबद्ध कहते हैं, इंग्लिश में स्टीरियोटाइप। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं रूढ़िवार्ता में क्या होता है। देखिए रूढ़िवार्ता में जिस व्यक्ति या समूह के साथ जोड़ा जाता है उस जुड़े हुए व्यक्ति का व्यवहार एवं आचरण उसी के अनुसार परिलक्षित होता है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे जो उसके जैसा काम करो। ठीक है, तो उसके व्यवहार और लक्षण से जुड़े हुए आचरण हुआ। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया ना रूढ़िवादिता से। और रूढ़िवादिता एक तरफ से श्राप है हमारे समाज के लिए। रूढ़िवादिता क्या है? ये तरफ से श्राप है। ठीक है, अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। कितूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेरे प्यारे साथियों, ये रानी चिन्नम्मा। क्या नाम है? ये रानी चिन्नम्मा था। और देखिए रानी चिन्नम्मा कौन थी? ये भारत के कर्नाटक के कितूर राज्य की रानी थी। ठीक है, ये जो कितूर है वो कर्नाटक के कितूर राज्य की वो क्या थी? रानी चिन्नम्मा रानी थी। ठीक है, 1824 में हड़प नीति के विरुद्ध अंग्रेजों से सशक्त संघर्ष किया। मतलब शास्त्र के बल पर वो किससे संघर्ष किया? अंग्रेजों से, हड़प नीति के विरुद्ध में। ठीक है, कितने ईस्वी? 1824 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब हम चलते हैं 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर की तरफ चलते हैं। क्या है 35 नंबर? देखते हैं। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। देखिए मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण किसका है वही चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो है फारसी व भारतीय शैलियों का। ठीक है, पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल का। ठीक है, ये समझ गए ना? वो फारसी और भारतीय शैलियों का वास्तुशिल्प जो है वो मिश्रण है। ठीक है, 36 नंबर पर आते हैं। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया जा सकता उनके क्या कहा जाता है? देखिए उन्हें हम संभावित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संभावित संसाधन। जैसे हम देखिएगा लद्दाख में पाया गया यूरेनियम भी एक संभाव्य संसाधन है जिसका हम उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं वहाँ ये चीज़ है लेकिन उसका उपयोग हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? आगे चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत की मानक देशांतर है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, भारत की मानक देशांतर जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। देखिए एक बात और याद रखिए, ये 5 राज्यों से होकर जाता है। ठीक है, 5 राज्यों से। अब कौन कौन राज्य होता है? देखिए एक यूपी होता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आप नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्यों से होकर भारत की मानक देशांतर जाता है। ऐसे समझिए जो मैप में होता है सीधी लकीर नॉर्थ से साउथ की तरफ हो उसे हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और ईस्ट से पूर्व की तरफ हो, जैसे देखिए ये एक नक्शा हुआ। ठीक है, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट। ये जो नॉर्थ की साउथ जो जाता है यही हुआ देशांतर। क्या हुआ? देशांतर। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट जाता है वो अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक चीज़ और समझिए, भारत का मानक समय जो है यह इलाहाबाद के निकट जो नैनी से गुजरने वाली है वहीं से 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब हम 38 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। जब कोई, यहाँ देखिए,
जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? उन्हें अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी सेल। जैसे में बलुआ, पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट आदि क्या है? अवसादी सेल का उदाहरण है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कहता है, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं फिर से कह रहे हैं वो बायां तरफ देखेंगे। जब राज धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। देखिए इसमें क्या होता है, आप किसी पे दबाव नहीं दे सकते हैं कि आपको, जैसे आप हिंदू हैं और वो कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम को आप दबाव नहीं दे सकते हैं जो आप हिंदू धर्म को मानिए या मंदिर में जाओ ये करो वो करो, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं दिया जाता है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? राज्य या सरकार किसी एक धर्म को दूसरे के विरुद्ध सहायता या बढ़ावा नहीं दे सकता है। जैसे में एक भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष वाला राज्य है, ठीक है, जिसका अर्थ हुआ राज्य जो है जनता पर कोई एक धर्म आरोपित नहीं कर सकता है। ठीक है ना, इतना तक क्लियर हो गया है। कोई भी किसी का दबाव, आपको जो मानना है जो करना है वो कीजिए, लेकिन यहाँ दबाव नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगर क्लियर यहाँ समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार बहुत जरूरी है। चलिए हम 40 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखिए हम चेक करते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8, हाँ यही होगा। क्या है? शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। अब कौन कौन रूप है हम देखते हैं। जैसे पहला में ले चलिए, भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु की है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम किसकी है? तमिलनाडु राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा कथक है, कथक है यूपी की। तीसरा है कथकली, वो है केरल की। चौथा में हम मोहिनी को रखेंगे, मोहिनीअट्टम, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, वो है केरल की। पांचवा में है मणिपुरी जो है मणिपुरी की। छठा में है ओडिसी जो है उड़ीसा। सातवां कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश। आठवां सतरिया जो है असम की। ठीक है, 8 को मान्य मिला है, मान्य रूप। ठीक है, अब हम चलते हैं 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? देखिए वो जो है, एक सेकंड, वो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को माना जाता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। कहां से की? साबरमती आश्रम से। वो भी 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया और पहुंचा कब? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। वहां पे नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा छत्रक शिला। क्या है? छत्रक शिला। यहां तक क्लियर हो गया है। देखिए छत्रक शिला का निर्माण वायु सेलों से होता है। किससे होता है? वायु सेलों से। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। 43 नंबर चलते हैं। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है जीवाश्म ईंधन, एक तरफ से इसको हम समझेंगे और नवीकरणीय ऊर्जा। क्या समझेंगे? और नवीकरणीय, जिसका लिमिट होता है, जिसका संसाधन क्या होता है? लिमिट होता है, जिसको बनने में लाखों वर्ष लगता है। एक तरफ से सेम वही हुआ। ठीक है, ये तीनों जो है नवीकरणीय हुआ, और जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब क्या हुआ? वही हुआ, कोयला, सब जितना भी है परंपरागत ऊर्जा या कह सकते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, बात वही हुआ। यहां तक क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए परंपरागत ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर। यह ईंधन समाप्त भी हो सकते हैं, अभी बताए ना, जैसे में जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, यहां सब ये सब क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 44 नंबर की तरफ। 44 नंबर क्या है? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मेरे प्रिय साथियों, ये होता है भारत के राष्ट्रपति जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, और इसमें किस संविधान के अनुच्छेद में ये चीज कहा गया है इसको भी जानना जरूरी है, जो कि आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारतीय संविधान में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वस्तुतः जो है राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं
45 नंबर प्रश्न की तरफ। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये अकबर थे, वही विश्व शांति का विचार आगे बढ़ाया था। ठीक है, अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में लेकर दीन ए इलाही, जिसको तब हिद ए इलाही कहा जाता है, या कह सकते हैं देवी एकेश्वर नाथ नामक धर्म का प्रवर्तन किया और उसे राजकीय धर्म घोषित किया। किसने घोषित किया? अकबर ने घोषित किया। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की तरफ। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे। देखिए खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। एक चीज और पॉइंट याद रखिए, ये जो थे सिख के 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। यहां तक क्लियर हो गया है। और एक चीज देखिए, 1669 ईस्वी को वैशाली वाले दिन आनंदपुर साहिब में सिखों के 10वें गुरु जो थे, यही खालसा की स्थापना किया था। कब? 1669 ईस्वी में। यहां तक क्लियर हो गया है, इतना याद रखिए, काफी है। अब 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। देखिए ये जो है समताप मंडल, ठीक है, कौन से मंडल? समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ कोई भी घटना नहीं घटित होता है, वर्षा पानी जो भी है क्षोभ मंडल में, यही मंडल में है जहाँ हम लोग रहते हैं, धूल कण वायु जितना भी है। समताप मंडल में ओजोन परत है, ठीक है, और वहाँ वो चीज़ कुछ नहीं होता है, इसीलिए वायुयान को उसमें उड़ाया जाता है, जो कि 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है समताप मंडल। क्योंकि 1 से 18 तक क्या है? क्षोभ मंडल है। उसके ऊपर जाओगे तो 20 से 50 किलोमीटर तक में, 20 से 50 किलोमीटर कौन है? समताप मंडल। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? ठीक है, ये जो है जीवन के अधिकार से। किससे है? जीवन के अधिकार से। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है मेरे प्यारे साथियों, ये है संसद। क्या है? संसद। अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। संसद भारत का सर्वोच्च विधि निकाय है, ठीक है। भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब 50 नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं होते। मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है पृथ्वी पर रहने वाले सभी पौधे एवं पशुओं की प्रजातियों की संख्या इन सदाबहार वनों में है। यहाँ तक क्लियर है। इसीलिए इसका जो है पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि सभी प्रकार के वहां पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसीलिए, ठीक है। अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न क्या है? कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे साथियों? देखिए ये जो है वाणिज्यिक खेती कहलाती है। क्या कहलाती है? वाणिज्यिक खेती, ठीक है। अब हम 52 नंबर तरफ चलते हैं। 52 नंबर ये थोड़ा घूम जाता है। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती है और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती है, तो क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? ये कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहलाता है? औद्योगिक, जैसे इंग्लिश में हुआ इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 53 नंबर की तरफ। 53 नंबर क्या कहता है? देखिए एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? ये कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ तक क्लियर। 54 नंबर देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट वो जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है, इसलिए वहां प्रचुर मात्रा में मत्स्य है, ठीक है। जापान के आसपास जो है समुद्र, उसमें गर्म एवं ठंडी धाराओं का मिलन है, इसीलिए, ठीक है। अब 55 नंबर की तरफ चलते हैं। जहां चीज हमको जरूरी होगा डिस्कस करना वहां हम कर देंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं रहिए। जैसे 55 देखिए, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है एशिया एवं अफ्रीका में। कहाँ पे? एशिया एवं अफ्रीका में। देखिए 2021 के अनुसार, 2011 के अनुसार, क्योंकि उसके बाद तो जनगणना हुआ नहीं है,
तो हम कैसे बताए, एशिया के पास कितना बिलियन है, देखिए एशिया के पास 42.07 बिलियन, ठीक है, बिलियन इंग्लिश में ऐसे समझ जाइएगा, ठीक है। एशिया के पास इतना बिलियन जनसंख्या है और अफ्रीका के पास जो है 1.04, ठीक है। तो यही दोनों मिला के सबसे ज्यादा हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की तरफ। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, देखते हैं, औपनिवेशीकरण, ठीक है। औपनिवेशीकरण एक अर्थ में हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं शक्तिशाली हूं, आप कमजोर है, आपके ऊपर मैं शासन करूंगा, उसे ही कहा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। एक आप लोगों का, एक भाई बहनों का छोटा सा प्यार है, ठीक है, आप उसको बनाए रखिए, ठीक। 57 नंबर है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यकार धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर बैठना, यह है उपनिषद, क्या है, उपनिषद में, ठीक है। देखिए उपनिषद की संख्या 108 होती है, कितना होती है, 108, जिसमें मुख्य कितना होती है, मुख्य रूप से यह 11 माने जाते हैं, कितना माने जाते हैं, 11 माने जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं 58 नंबर पे, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, मेरे प्यारे साथियों, ये होगा महाजनपद में, ठीक है। आप जानेंगे महाजनपद कहते किसको है, देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो था, छठी ईसा पूर्व का काल जो था महाजनपद कहलाता था, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी थी, 16, कितनी थी, 16 थी। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 59 नंबर की तरफ। एक सेकंड थोड़ा नीचे कर देता हूं। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, मेरे प्यारे साथियों, यह है छोटा नागपुर में, कहां पे, छोटा नागपुर में निवास करती हैं। उसके बाद जो है ये बिहार में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, इत्यादि जगह में भी है, ठीक है। मुख्य रूप से जो है ये छोटा नागपुर में होता है, ठीक है। 60 में देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है, मेरे प्यारे साथियों, ये कहा जाता है परिक्रमण, क्या कहा जाता है, परिक्रमण। देखिए पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे लगता है, ठीक है, एक बार परिक्रमा करने में। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कहता है, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़े। देखिए यह जो है अंग्रेजी के एस आकार के है, ये बिल्कुल सही है। इसकी तट रेखा सरल रेखीय नहीं, ये नहीं होगा। व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे बेस्ट सागर है, ये सही है। इसीलिए ए और सी जहां ऑप्शन मिले वहां लगाइए। देखिए इसका क्या होगा, ए और बी, ठीक ठीक, इसकी बेटा ये अंग्रेजी आकार बी सी ए, हाँ ठीक है। क्या होगा ए और सी, वैसे आप इस पे कमेंट करके बताइए, ठीक है। 61 क्या होगा, सी। चलिए आगे चलते हैं, दिखाई दे रहा है। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है, मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है, सूफी संत के मकबरे को यह कहा जाता है दरगाह, क्या कहा जाता है, दरगाह, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब 63 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है। देखिए ये जो है भीमबेटका है, पुरापाषाण स्थल है, ठीक है। ये जो है कहाँ है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणी में भोपाल के दक्षिण में स्थित है भीमबेटका, ठीक है। कोई पूछे भीमबेटका कहाँ है तो आप बोलिएगा मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। अब आगे चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की तरफ। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग का वर्तमान स्थान कहाँ है। देखिए ये आंख मूंद के लगाइए, उड़ीसा, कहाँ है, उड़ीसा में। यहां तक क्लियर हो गया है। 65 नंबर चलते हैं, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, रूढ़ि चिन्हों द्वारा। कैसे समझा जा सकता है, रूढ़ि चिन्हों द्वारा। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है अपनी मातृभाषा में बोलना विविधता को दर्शाता है। जैसे हम आप कहीं जा रहे हैं, अगर हम भी अपनी भाषा में बोलेंगे और आप कहीं दूसरे स्टेट से हैं तो किसको बढ़ावा देगा, डाइवर्सिटी को नहीं बढ़ावा देगा। अगर दोनों आदमी हिंदी में बात करेंगे तो ये चीज़ नहीं डाइवर्सिटी को बढ़ावा देगा, लेकिन हम मातृभाषा में बात करेंगे तो डाइवर्सिटी में
उसको बढ़ाएगा। ठीक है, 67 नंबर देखते हैं, भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसको क्या कहा जाता है? देखिए उसे भूसंधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूसंधि। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 68 नंबर की तरफ। देखिए 68 नंबर क्या कहता है, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है? देखिए इसे एडी 2012 लिखा जा सकता है क्योंकि ईसा मसीह जन्म से पूर्व बीसी लिखा जाता था। ठीक है ना, बीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह जन्म के पहले। एडी का मतलब क्या हुआ? एडी का मतलब हुआ एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के बाद। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 69 नंबर पर, 69 पर। जयमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? मेरे प्यारे साथियों, जयमंडल जिस पे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे हो उसे क्या कहते हैं? जयमंडल। अपने भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी के जिस भाग में जीवन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जयमंडल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कहां सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, एक 21 जून जान लीजिए, ठीक है, एक 22 दिसंबर जान लीजिए, DEC। ठीक है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। फिर सुनिए, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और 22 दिसंबर क्या होता है? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, साथ ही सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। ठीक है, आप लोगों का थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं 71 नंबर पे। 71 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा ग्लोब। ठीक है, क्या होगा? ग्लोब। यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इससे संबंधित हो सके। ठीक है, यहाँ तक मतलब रिलेट करके जोड़ा, इनेबल ऑल सोशल ग्रुप टू रिलेट टू इट। ठीक है, पॉजिटिव दिख रहा है, मार दो फटाक से। अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न पे। प्रथम पीढ़ी के अधिमकर्ता के अभिभावक, शिक्षक, अभिभावक संत में अपने बच्चों की शैक्षणिक संस्थाओं से निपटने में अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, देखिए, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में नहीं, यही तो नहीं होगा, उन्हें अपने बच्चों के द्वारा घर पर पढ़ाई दिए जाने वाले समय को सावधानी पूर्वक देखने के लिए कहेंगे। ये सही होगा। ठीक है, 73 क्या होगा? 2। आगे चलते हैं 74 नंबर। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। किसके उदाहरण है? देखिए, ये जो है प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है, क्योंकि प्राथमिक आंकड़ा से क्या हम समझते हैं? देखिए, यह वह आंकड़ा होता है जो एकदम ताजा और पहली बार इकट्ठा किया गया है, प्राथमिक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपांतरित आकलन करती है, लेकिन इसे हम थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। हाँ, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर, आप पढ़िए वाला, यहाँ लाइन पढ़िए, रूपांतर आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण विश्वसनीय पर शंका है। इस प्रकार के आकलन विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करती है? देखिए, उसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट देना चाहिए। क्या देना चाहिए? मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन पर मुख्य रूप से किस पे बल देना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों, उसे जो है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि उससे उसके बारे में पूर्णतः जानकारी मिल जाएगी। 77 नंबर पर आते हैं। सामाजिक विज्ञान को बच्चों के डैश के साथ लेस करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो क्या लेस करना चाहिए? थिंक इंडिपेंडेंटली, थिंक, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता होना चाहिए, क्योंकि बच्चा को जब आप बच्चों को छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? स्वतंत्र रूप से सोचेगा, एक अच्छा सोचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 78 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं।
सामाजिक विज्ञानों को में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि क्या देता है, हम चेक करते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों के अंक नहीं, ये नहीं होगा। अधिकांश विद्यार्थियों 25 विद्यार्थियों का अंक 36 के बराबर, हाँ ये सही होगा। क्या होगा, 36 के बराबर। और उसके बाद जितना ऑप्शन है ये तो गलत ही होगा। अब 79 पर चलते हैं। बस 90 तक है सोशल साइंस का, ठीक है, जो कि एक सेकंड, जो कि नवंबर 2012 में पूछा गया था, उसका प्रीवियस ईयर है। इससे आपको 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही मदद मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो ये हो गया ना, पहले देख लेते हैं क्या है। सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगते हैं। विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों के बीच में टोकना शुरू, गलती गलती गलती। कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूप से सहमत नहीं था। ये सही होगा। क्या होगा, सहमत नहीं था। अदर स्टूडेंट, ठीक है, नो स्टूडेंट सीम टू बी एग्रीइंग फुल्ली विथ अदर स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी क्वेश्चन समाप्त हो जाएगी। सामाजिक विज्ञान में, यहाँ एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। मेरे प्यारे साथियों, गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण, ठीक है। ये क्या होगा, 80 का 1। 81 नंबर पाते हैं, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये दूसरों के विचारों निष्क्रिय है, कट्टिस, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, ये भी नहीं होगा। दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना, ठीक है, हाँ ये शायद हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की तरफ, और ये डब्ल्यू सीरीज क्या है। तो 82 नंबर क्या कहता है उसको हम चेक करते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है, ठीक है, ये हम चेक करते हैं। स्रोत आधारित विश्लेषण नहीं, मॉडल व चार्ट नहीं, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, ठीक है, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न पर, थोड़ा नीचे कर लेता हूं। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। मेरे प्यारे साथियों, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र नहीं होगा। लास्ट में क्या आना चाहिए, देखिए लास्ट में समाजशास्त्र आना चाहिए। इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। शुरू में क्या आना चाहिए, देखिए इतिहास इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद भूगोल आना चाहिए, दोनों में है। उसका राजनीति आना चाहिए, नागरिक ने। तो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। यहाँ तक क्लियर। अब 84 नंबर पर आते हैं। जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। कहाँ भ्रमण करना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में। कहाँ पे, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। आप, मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ, पूरा जी लगा के, जी जान लगा के। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। 85 नंबर है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। किसके निर्माण करते हैं, देखिए, विश्लेषणात्मक नहीं, वैश्विक नहीं, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करना, हाँ यही होगा। क्या होगा, 85 क्या होगा, 3 नंबर, ठीक है। अब हम 86 नंबर तरफ चलेंगे। बस 4 बच गया है। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उनकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये हम चेक करते हैं। पाठ्य पुस्तक नहीं, उपकरण नजर नहीं। कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित होते हैं। इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, 86 का 4। अब चलते हैं 87 नंबर। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हाँ दिख रहा है ना। इंग्लिश मीडियम यहाँ है, हिंदी मीडियम यहाँ है। एक कक्षा में
थोड़ा नीचे कर देता हूँ फिर ऊपर कर दूंगा, ठीक है। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले उपकरणों से ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता की भूमिका बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी से अपनी संस्कृति, हाँ अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान तथा सम्मानित बिंदुओं के प्रकरणों को, बिल्कुल सही, 100% सही होगा। ठीक है, 87 क्या होगा 3। अब हम चलते हैं 88 नंबर। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे सम्मिलित करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये समानता को करते हैं। ठीक है, अब 89 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आज्ञा अधिगम की विशेषता है। मेरे प्यारे साथियों, सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के साझा द्वारा किया जाता है, 100% सही होगा। अब लास्ट प्रश्न है 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को बढ़ाने का सर्वोच्च तरीका है। मेरे प्यारे साथियों, यह होगा मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन। इसके साथ ही ये जो है नवंबर 2012 का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको मैं डिस्कशन कर चुका हूँ और ये कंप्लीट हो गया SST पेपर 2 के लिए। ठीक है, इसके साथ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए तथा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू गाइज। फिर मैं अगला सेशन अपलोड करूँगा रात या कल सुबह तक। बाय बाय, टेक केयर।